अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके साथ हमने ये शेयर किया कि आप 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। आप उन बिजनेस आइडियाज़ को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें लेंगे, क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाएंगे और अच्छा मुनाफा कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को आपके लिए मुख्तलिफ वीडियोज़ में शेयर करने के बाद उनको एक प्लेलिस्ट में शामिल करके चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल किया गया है, ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मौजूद हैं या जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो किस प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा रही हैं और क्या हम उसको स्मॉल स्केल लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि पैसे कमाने के बाद आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन से रास्ते चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना रास्ता पैसे अर्निंग की तरफ देखते हैं, यानी हम आपको ये आइडिया देते हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है, स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, आप उसके थ्रू पैसिव अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और इसके ऊपर हमने आपके लिए बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक जिन लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट्स ओपन किए हुए थे उनके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद करी हमने। जैसे जैसे उनके सवाल आते गए तो हमने उसको एक्सप्लेन करते गए उनके लिए, और जो बेसिक कह लें कि बिगिनर्स थे और उनके लिए जो भी इसकी कह लें कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो हम आपके साथ शेयर करते रहे। हमने इसमें यह भी देखा कि मुख्तलिफ रेशोज़ कौन सी होती हैं जिनके थ्रू हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं। यानी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा, हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी किए हैं। हमने ये भी देखा है कि बेसिक लेवल पर कि स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, और बहुत सारी चीज़ें। डिविडेंड पेइंग कंपनीज कौन सी होती हैं, वो किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं, शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट क्या है, उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स का रोल क्या है, उसमें आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स का रोल क्या है। मैं आपको किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी लर्निंग से सीखा वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। सो हमने अभी एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जो कि था ETF। ETF में हमने देखा कि टोटल किस तरह कितने ETFs हैं, ये होता क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज कैसे एंटर होती हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब कुछ आपके लिए इंट्रोडक्शन टू स्टॉक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने शामिल किया है, ताकि आप वहाँ से जाके इसका बेसिक भी समझ सकें। आज मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि जब ETF को एक ETF बन गया, एक अगर हम बात करते हैं कि कोई टोटल 8 या 9 ETFs हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे मौजूद हैं, जब वो एक ETF बन गया यानी कि उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज एंटर हो गई। अब वो कंपनीज जो हैं वो क्या आपको डिविडेंड देती हैं, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट जो उसमें मौजूद है उसके ऊपर डिविडेंड आपको मिलता है। अच्छा, जिन लोगों को डिविडेंड की नॉलेज नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिविडेंड का दे देती हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के इन्वेस्टर बन गए हैं। आप उसको कुछ पैसे देते हैं जिसके इवज़ वो कंपनी बिजनेस करती है, और वो कंपनी जब बिजनेस करती है तो उसको अगर फ़ायदा होता है यानी मुनाफा होता है तो वो डिसाइड करती है, कंपनी या कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड देना चाहती है या नहीं। यानी वो अपनी जो उसके प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहती है इन्वेस्टर के साथ या नहीं। सो जो डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है, अगर एक शेयर के इवज़ कुछ कंपनी से 1 रुपया भी अनाउंस कर सकती हैं, 0.2 रुपीज़ भी कर सकती हैं, 10 रुपये भी कर सकती हैं, 20 रुपये भी कर सकती हैं, 50 रुपये भी कर सकती है। ये सब कुछ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और कंपनीज जब डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है। तो लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं वो डिविडेंड देती हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं। और जब उनकी कंपनीज का जो उन्होंने शेयर्स खरीद रखे थे लॉन्ग टर्म में, वो जब बहुत अच्छा उनको कह लें कि कैपिटल गेन मिल चुका होता है तो वो उन कंपनीज को बेचकर उससे भी मुनाफा हासिल करते हैं। सो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन को अगेन कवर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि एक ETF जिसमें बहुत सारी कंपनीज शामिल हैं, कुछ ही डिविडेंड पेइंग कंपनीज हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर उनका डिविडेंड आता है तो वो किस तरीके से आता है और वो कैसे कैलकुलेट होता है और आपको कैसे मिलता है। तो सबसे पहली बात यह है कि यानी आपने जो ETF लिया है उस वक्त आपने ये देखना है कि आप जिस ETF को सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरी एडवाइस तो आपको हमेशा यही रहेगी कि आप शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाएं। लेकिन अगर आप अपने तौर पे किसी और उसमें जाना चाहते हैं वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। ETF जब आप कोई सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उस ETF के अंदर जो कंपनीज मौजूद हैं उनमें कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनका रिकॉर्ड है कि वो डिविडेंड देती आई हैं। तब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इस ETF को ख़रीदने का फ़ायदा होगा या नहीं। अब आपने एक ETF परचेज कर लिया, उसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मौजूद थे। जब वो कंपनीज डिविडेंड देती हैं तभी ETF उसको कलेक्ट कर लेता है और आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे शेयर होल्डर्स की तरह, ठीक है। यानी कि डिविडेंड ईटीएफ नहीं दे रहा होता, उसमें मौजूद कंपनीज दे रही होती हैं। जब वो कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो वो आपको आपके उस यूनिट के हिस्से पर जो आपने खरीद रखा है उसके एवज आपको डिविडेंड मिल जाता है। अब इसको एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा डिविडेंड खरीद रखा है जिसकी प्राइस इस वक्त 17 रुपये है और आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, यानी आपने अपने 10,000 रुपये उसके अंदर डाले थे। तो क्योंकि एक यूनिट की प्राइस 17 रुपये थी, तो आपने जो शेयर्स खरीदे, जो यूनिट्स खरीदे, वो 588 थे। जब हम ईटीएफ की बात करेंगे तब हम यूनिट्स की बात करेंगे। जब हम किसी एक कंपनी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदी। लेकिन जब हम ईटीएफ का लफ्ज़ यूज़ करें, यानी मल्टीपल कंपनीज हैं, तो हम यूनिट्स कह सकते हैं। तो जब हमारे पास अब उस कंपनी के 10,000 रुपये के अंदर 588 यूनिट आ गए। अब उन कंपनीज में से कुछ कंपनीज ने, मान लेते हैं 3 कंपनीज ने, 4 कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंस किया और बाकियों ने नहीं किया। अब जिन भी कंपनीज ने वो डिविडेंड अनाउंस किया, वो सब कुछ, वो सारा डिविडेंड ईटीएफ की जो मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके पास चला जाएगा। लाइक अगर मैं बात करूं कि मेज़ान ईटीएफ की, तो उसके पीछे अल मेज़ान मैनेजमेंट है, तो वो अल मेज़ान के पास जाएगा और वो सारे डिविडेंड को कलेक्ट करेगी और देखेगी कि एक यूनिट के एवज कितना डिविडेंड बनता है और वो डिविडेंड आपको मिलेगा। अगर वो डिविडेंड 1 रुपये है तो आपको 588 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर वो इससे ज़्यादा है तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल शेयर कर लेती हूँ। रियल टाइम एग्जांपल में 2024 के अंदर अगर हम बात करें, जो आपके पास एक्स डिविडेंड डेट आई थी, अभी वैसे अगर मैं रिसेंट की पहले 2025 की आपके साथ बात कर लूँ, तो उसमें हमारे पास 2.25 पर यूनिट का डिविडेंड अनाउंस हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 588 यूनिट्स परचेज कर रखे थे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.25 से, तो आपके सामने वो रकम आ जाएगी जो आपका ग्रॉस डिविडेंड है। इसमें से टैक्सेस और बाकी चीज़ें माइनस होंगी। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जून 2024 में 1 रुपये का यूनिट अनाउंस हुआ था और 2025 में जो मैंने आपको बता दिया 2.25। अगर हम ये देखें कि आपने 588 यूनिट खरीद रखे थे और 2.25 का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो आपका ग्रॉस डिविडेंड जो टैक्सेस निकालने से पहले बनता है वो 1323 रुपीज़ का बनता है। अब अगर हम ये देखते हैं कि टैक्सेस कितने कटेंगे, तो बेसिकली जो फाइलर्स होते हैं उनका 15% टैक्स कटता है और जो नॉन फाइलर्स होते हैं उनका 30% टैक्स कटता है। ये जो टैक्स होता है ये एफबीआर को डायरेक्टली सबमिट हो जाता है। जो ग्रॉस डिविडेंड था उसमें से जब आप 15% डिविडेंड निकाल देंगे, मतलब कि आपका टैक्स निकाल देंगे, तो आपका नेट डिविडेंड जो है वो 1125 रुपीज़ बच जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कंबाइन कर दें डिविडेंड को और कैपिटल गेन को, तो ये कैसे आप समझेंगे। तो डिविडेंड के साथ अगर ईटीएफ का प्राइस यानी ₹17 से बढ़कर 20 हो गया तो कैपिटल गेन हो गया, यानी आपकी प्राइस जो आपके स्टॉक की प्राइस है वो चेंज होकर 1764 पे चली गई। तो टोटल रिटर्न जो आपको ओवरऑल मिल रहा है, अगर कैपिटल गेन भी हो गया और डिविडेंड भी मिल गया, तो आपको 2889 रुपीज़ आपका टोटल रिटर्न है। अगर ये उस केस में कि आपने डिविडेंड लिया, उसके बाद आपने स्टॉक होल्ड करके रखा, कुछ दिन में वो 20 रुपये पे चला गया और आपने वो बेच दिया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो उधर से ग्रो होकर वापस आई वो 2889 रुपीज़ थी। ठीक हो गया। सो ये हमने सिर्फ डिविडेंड और कैपिटल गेन के प्रॉफिट को शामिल किया है, इसके अंदर हमने आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा नहीं डाला। अगर हम बात करते हैं कि कंपाउंडिंग को आप ईटीएफ के साथ कैसे जोड़ेंगे, तो वो आप इस तरीके से कि आपने जो डिविडेंड हासिल किया, रादर कि आप उस डिविडेंड को निकाल लेते और इस्तेमाल कर लेते, आपने अगर उस डिविडेंड के भी मज़ीद यूनिट्स खरीद लिए, यानी जो आपके 1125 रुपीज़ बना था नेट डिविडेंड, अगर आपने उसके मज़ीद यूनिट खरीदे तो तकरीबन 66 मज़ीद यूनिट आप खरीद सकते हैं। तो ये आपकी कंपाउंडिंग का मेथड आ जाता है। तो अब आपके मज़ीद पैसे भी इन्वेस्ट हो गए। अब पहले आपके 10,000 रुपये लगे हुए थे, अब आपके 11,025 रुपये लगे हुए। तो इस तरीके से आप इसके साथ साथ कंपाउंडिंग में भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करूं तो वो ये है कि ईटीएफ की प्राइस जो भी है उसके अंदर बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी था कि ईटीएफ की प्राइस कम क्यों होती है।
तो देखें, आपने ETF का मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज, आपके पास थे टोटल 100 रुपये, लेकिन आप एक ही कंपनी खरीद सकते थे उस 100 रुपये में। अब ETF क्या करता है, वो आपके बिहाफ पर बहुत सारी कंपनीज खरीद लेता है और आपको ये मौका देता है कि आप एक यूनिट नहीं, 0.01 यूनिट, 0.2 यूनिट, इस तरीके से आप मुख्तलिफ प्राइसेस, मतलब जो उसने एक आपको कह लें कि पूरी कंपोजिशन दी हुई होती है उसके मुताबिक आप उस यूनिट को परचेज़ कर सकते हैं। जब आप उस यूनिट को परचेज़ कर लेते हैं तो आपके पास मौका आ जाता है कि उसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होते हैं, नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी होते हैं। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो कैपिटल गेन दे रही होती हैं, कुछ जो हैं वो आपको डिविडेंड दे रही होती हैं। और क्योंकि उसके पीछे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उस कंसेप्ट को समझते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा कह लें कि बेनिफिशियल है जो बिगिनर्स हैं और अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो वो ETFs के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो इसी तरह जब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि कौन कौन सी कंपनीज उनको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे रही हैं 3 मंथ 6 मंथ्स में, तो वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर फिर इंडिविजुअली किसी डिविडेंड पेइंग स्टॉक को एंटर कर सकते हैं। और उसके मुताबिक ये सब कुछ आपके गोल पे डिपेंड करता है। इसमें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए, और ऑब्वियसली जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आप उसकी डिविडेंड प्योरिफिकेशन करते हैं, जिसके लिए आपको इस्लामिक स्कॉलर की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज आपके सामने रखा है। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।